Hello everyone, I am Nidhi. Welcome to my channel. Today we are going to study our fourth chapter of class 10 civics, that is gender, religion and caste. बेसिकली वैसे तो ये चैप्टर आपका थर्ड है आपके सिलेबस के हिसाब से, लेकिन आपकी बुक में ये मेंशन फोर्थ चैप्टर है क्योंकि आपका जो थर्ड चैप्टर है 2022 से 2023 के सिलेबस के हिसाब से वो कट हो चुका है। तो आपका ये चैप्टर वैसे तो थर्ड ही होगा, लेकिन बुक में मेंशन ये फोर्थ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल अपने आप से रिलेट कर सकती हैं क्योंकि ये इस चैप्टर में सब कुछ वही है जो आप डेली लाइफ में अपनी सोसाइटी में देखते हैं। जेंडर मतलब मेल फीमेल, रिलीजन मतलब धर्म, कास्ट मतलब आपको पता है ये डिफरेंट कास्ट होती हैं जो वही उनके बारे में ही इस चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेनेशन है कि कैसे डिवीज़न होता है कास्ट का, जेंडर, रिलीजन का, और कैसे उनके जो मूवमेंट्स होते हैं, क्या क्या उनमें डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं और उनको रिलेट किया जाएगा फिर बाद में पॉलिटिक्स के साथ। मतलब पहले जेंडर का इंट्रोडक्शन कि उनके क्या डिस्क्रिमिनेशन है, फिर इसको रिलेट किया जाएगा पॉलिटिक्स के साथ, ऐसे ही रिलीजन को और बाद में फिर कास्ट को भी। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग ही होती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में सोसाइटी में देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक हायरार्की बनी हुई है। हायरार्की मतलब जैसे एक्स कोई पर्सन है और वाई कोई पर्सन है, ऐसे ही जेड कोई पर्सन है तो वाई है उसको एक्स के अंडर माना जाता है और जो जेड है उसको वाई के अंडर माना जाता है। मतलब एक्स को सुपीरियर माना जाता है, ऐसे ही वाई को जेड से सुपीरियर माना जाता है। ऐसे ही हमारी सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर ये एक हायरार्की है कि मेल को सुपीरियर माना जाता है और फीमेल को उनसे लोअर माना जाता है। और नेक्स्ट जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो है बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। मतलब कि जैसे हमारी सोसाइटी में जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि घर में सिर्फ लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए, ऐसे जो आइडियाज़ होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स को, उनको हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ही इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद जो होता है वो है सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे कि जब काम को बांट दिया जाता है कि ये काम मेल के लिए होगा और ये काम सिर्फ फीमेल के लिए ही होगा, उसको हम सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर बोलेंगे। टाइम के साथ साथ चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन जैसे जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर यही माना जाता है कि जो वुमेन होती हैं उनको सिर्फ घर का काम ही करना चाहिए और जो मैन होते हैं जैसे बाहर का काम होता है, जो जॉब्स होती हैं वो सिर्फ मैन ही कर सकते हैं और जो वुमेन सिर्फ कुकिंग, क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग यही काम वो वुमेन ही कर सकती हैं। अभी इसी में हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो होटल्स होते हैं, उनमें जो शेफ़ होते हैं वो मेल होते हैं, फीमेल भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो मेल ही होते हैं। जो वो कुकिंग करते हैं वैसे उनके लिए उनको पे किया जाता है और उनको उनके लिए वेजेस मिलते हैं। लेकिन जब वही काम जो वुमेन घर में करती है तो उनको उसके लिए कोई वेजेस, कोई पेमेंट नहीं की जाती और उनको उसके लिए लोअर भी फील किया जाता है कि उनका काम है वो, इसलिए वो करती हैं। लेकिन जो मैन है उनका वो काम नहीं है, उनकी जॉब हो जाती है। अब इसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए हम एक टर्म समझते हैं जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट। अभी फेमिनिस्ट क्या होते हैं? जो मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके अगेंस्ट जो बोलते हैं उनको हम फेमिनिस्ट बोलते हैं और उनके मूवमेंट को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि इनमें क्या इंक्लूडेड होते हैं राइट्स, जैसे वोटिंग राइट्स, उनको पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस दिलाने के लिए, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए हम अपनी कंट्री में देखते हैं कि वुमेन्स का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वो कितना कम है। जैसे कि हम अपने आसपास भी देखते हैं कितने मिनिस्टर्स हैं जो वुमेन हैं, कितने आज तक प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं जो वो वुमेन होती हैं। जैसे लोकसभा के अराउंड सिर्फ 10% सीट्स ही हैं जो टोटल नंबर जो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, और जो स्टेट असेंबलीज है उनमें लेस देन भी 5% है। तो हम देख सकते हैं कि कितना कम रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का पॉलिटिक्स में इंडिया में। और इसी के साथ हमारी सोसाइटी को माना जाता है पैट्रियार्कल सोसाइटी।
मतलब जो सोसाइटी मैन के द्वारा रन की जाती है। इसी के साथ हम समझ सकते हैं अपनी लिटरेसी रेट के साथ, जो हमारी इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट है वो है 74.04%, जो वुमेन का लिटरेसी रेट है वो है 65.46%, जो मैन का लिटरेसी रेट है वो है 82.14%। सो देख सकते हैं कि वुमेन का कितना कम लिटरेसी रेट है, उनको कम ही एजुकेशन की तरफ पढ़ाया जाता है और कम ही पढ़ाया जाता है। हमारी सोसाइटी में मूवमेंट्स तो लॉज तो बनाए जाते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनको रूरल एरिया जो होते हैं, ऑर्डिनरी मैन होते हैं, वो कम ही फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। मतलब जब पॉलिटिक्स में रिलीजन आ जाता है तो उसको हम क्या डेफिनेशन देते हैं, तो हम इस टॉपिक में अपना सारा वो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले कम्युनलिज्म क्या होता है, तो इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है कि अ सिचुएशन व्हेन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज़। मतलब जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रिलीजन अपना इंटरेस्ट, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए दूसरों के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको दबाने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। और ये सब प्रॉब्लम्स और भी क्रिटिकल बन जाती हैं जब एक रिलीजन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश में, उनके अंदर जब एक फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी आ जाती है तो उनके अंदर उसकी वजह से वायलेंस होता है, और रिलीजन और पार्टीज और कंट्री में भी वायलेंस फैलता है। इसकी वजह से पॉलिटिक्स में भी नुकसान होता है और कंट्री की ग्रोथ में भी। और नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ कम्युनल पार्टीज़। मतलब जब एक पर्टिकुलर पार्टी, एक पर्टिकुलर रिलीजन की पार्टी अपनी एक इलेक्शंस के लिए पार्टी बना लेगी, इलेक्शंस रन के लिए अपनी एक पार्टी बना लेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉलिटिकल डोमिनेशन होगा कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरों के इंटरेस्ट को दबाने की कोशिश करेगी और अपने रिलीजन को फैलाने के लिए दूसरों के रिलीजन को दबाने की कोशिश करेगी। इसकी वजह से डेमोक्रेसी अच्छे से रन नहीं हो पाएगी और इसकी वजह से अपनी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ है सोसाइटी की, अपनी कंट्री की, उस पर भी बुरा इफेक्ट होगा। और इसके बाद जो है कम्युनलिज्म के बैड इफेक्ट है वो है कम्युनल वायलेंस। मतलब एक पॉलिटिक्स में जब रिलीजन आ जाता है तो उसकी वजह से कम्युनल वायलेंस होती है और इसकी वजह से होगा डिसइंटीग्रेशन, मतलब पार्टीशन हो जाएगा कंट्री का। तो अपनी कंट्री का पार्टीशन इसी वजह से तो हुआ था, क्योंकि हिंदूज ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी और मुस्लिम्स ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। तो जब ये कम्युनिटीज़, जब ये पार्टीज़ अलग अलग हो जाती है रिलीजन के बेसिस पे, तो इसकी वजह से कंट्री पर बुरा इफेक्ट होता है और वो उसके डिसइंटीग्रेशन होने के भी खतरे रहते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। कि जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया तो उसके बाद हमने इंडिया को, अपनी कंट्री को एक सेक्युलर स्टेट बताया था कि हमारी कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम, कोई भी रिलीजन हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सभी को इक्वलिटी के साथ रखा गया, सभी को इक्वल रखा गया, किसी को सुपीरियर नहीं बताया गया, ना ही किसी को लोअर बताया गया। सभी को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम दी गई टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर भी सकते हैं और उनका मन करे तो वो ना भी करें। किसी रिलीजन को किसी पर भी दबाव नहीं था कि वो हिंदू को फॉलो करे, हिंदुइज्म फॉलो करे या फिर वो मुस्लिम को फॉलो करे, मतलब किसी पर भी कोई दबाव नहीं था। नेक्स्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। मतलब जब कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी तो उसमें मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी वो कम थी और जो मेजॉरिटी थी वो थी हिंदूज़ की, लेकिन फिर भी उनको इक्वलिटी मिली, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, ना ही कोई उनके साथ बुरा बर्ताव, कोई भेदभाव नहीं किया गया, सभी को इक्वल राइट्स मिले गए। और ना ही कंट्री की किसी स्टेट में एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो किया जाएगा। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कास्ट इन पॉलिटिक्स। मतलब कास्ट को पॉलिटिकल राइट्स के लिए, पॉलिटिक्स को रन करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट जो है वो है कैंडिडेट्स आर चूजन कीपिंग इन माइंड कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट। मतलब जब इलेक्शंस होते हैं, जो रूलिंग पार्टीज़ में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इस तरह से इलेक्ट किया जाता है जैसे कि जो डिफरेंट कास्ट में से लिए जाए, ताकि जो भी कास्ट हो, सारी के जितनी भी कास्ट हैं उनका जो रूलिंग पार्टी है उनको सपोर्ट मिल सके।
जितना वो डिफरेंट कास्ट में से अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे उतने ही उनको वोट्स मिलेंगे और उनको रूलिंग करने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए उनको उतना ही सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अपील कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट। मतलब जैसे कि जो लोअर कास्ट भी होती हैं उनसे भी वो अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे वोट लेने के लिए, ताकि उनको उनका सपोर्ट मिल सके और वो अपनी पार्टी को रूलिंग पार्टी बना सके। और इसके बाद है अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें क्या है कि 1 पर्सन 1 वोट, एक पर्सन के लिए सिर्फ 1 वोट, तो वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो वो किसी भी कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो या फिर अपर कास्ट का हो, उनको सभी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जितनी भी कास्ट है उनको सभी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि एक पर्सन या फिर एक कास्ट के वोट से वो नहीं जीत सकते। उनको सभी का सपोर्ट चाहिए और सभी की वोट्स चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसमें कि पॉलिटिक्स नॉट जस्ट अबाउट कास्ट लोन। मतलब सिर्फ कास्ट की हेल्प से ही हम पॉलिटिक्स को रन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो पॉइंट है जो है, किसी भी हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख सकते हैं, वो सिर्फ एक कास्ट की क्लियर मेजॉरिटी के साथ वो अपनी पार्टी को रूलिंग पार्टी नहीं बना सकते। और उसके बाद है नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ, मतलब एक कास्ट है उसकी वो सारी की सारी वोट्स नहीं पा सकता। उनमें भी होते हैं वायलेंस की, वो क्या पता दूसरी वोट्स को, दूसरी पार्टी को वोट्स दे दें, उनको उनकी मनपसंद कोई और पार्टी हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पर्टिकुलर कास्ट है वो सिर्फ एक ही पार्टी को वोट दे। और इसके बाद है पार्टीज पुट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, कि जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने कैंडिडेट्स को डिफरेंट कास्ट से लेती है, एक कास्ट से नहीं लेते वो। उसके बाद है वोटर्स में वोट, यही कि जो वोटर्स होते हैं वो दूसरी कास्ट को भी वोट कर सकते हैं। और उसके बाद रूलिंग पार्टी में लूज इलेक्शन, जैसे जो भी रूलिंग पार्टी है वो एमपी एमएलए होते हैं जो, वो क्या पता थोड़े टाइम के बाद जो पब्लिक है उनका जो इंटरेस्ट है वो लूज़ कर दे, और इसके बाद वो अपनी पार्टी को वो लूज़ भी कर सकते हैं, इलेक्शन को वो लूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आ चुके हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो है पॉलिटिक्स इन कास्ट। मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर ही कास्ट इंक्लूडेड नहीं होती, कास्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स होती हैं। कैसे? जैसे कि हम एक देखते हैं कि एक कास्ट कोई पर्टिकुलर कास्ट है और दूसरी कोई कास्ट है, वो अपना एक साथ एक ग्रुप बना लेते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरी जो कास्ट है वो उनके साथ मिल जाए और फिर वो बिगर यूनिट में एक पॉलिटिकल पार्टी बना ले और वो पॉलिटिक्स के अंदर आ जाए। और ऐसे ही फिर जो अपर कास्ट होती हैं, जैसे ब्राह्मण्स और क्षत्रियास की जो कास्ट होती हैं, वो अपनी चाहते हैं कि वो दोनों एक साथ आ जाए। जैसे वो बोल दें कि आ जाओ तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, हम एक पार्टी बना लेंगे। और फिर भी जो वो लोअर कास्ट होती हैं उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं और अपनी पार्टी को रूलिंग पार्टी बनाते हैं। इसके बाद जो है वो है कास्ट भी डिवाइड कर रखी हैं पॉलिटिक्स के लिए। जैसे होती हैं बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड कास्ट, जिनका हाई स्टैंडर्ड होता है, जिनका लो स्टैंडर्ड होता है। बैकवर्ड कास्ट होती हैं जो बैकवर्ड एरियाज में जो लोअर कास्ट होती हैं। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।